फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी और यूपी पुलिस में। ये हमारी सेट होगी केवन और इसमें हमारे होंगे 70 क्वेश्चन। और देखिए, आप लोग सपोर्ट मेरा बहुत कम कर रहे हैं क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से वीडियो और क्वेश्चन का कंटेंट तैयार करता हूँ, पीडीएफ तैयार करता हूँ, लेकिन आप लोग फुल वॉच नहीं करते और इसके बाद शेयर और सब्सक्राइब तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए मैं आप लोगों से गुजारिश जरूर करना चाहूंगा कि आप वीडियो को शेयर करना और फुल वॉच कीजिए, क्योंकि मेरा एक ये प्लान है कि आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी कॉन्सेप्ट का हो, आपका क्वेश्चन मेरे हिसाब से आना चाहिए। इन क्वेश्चनों के बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एसएसजीडी और यूपी पुलिस में मैं जो भी क्वेश्चन ला रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर एग्जाम के रिलेटेड में है। ठीक है, तो चलते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का हम लोग रखते हैं व्यू 10,000 में। 10,000 अगर आप लोग व्यू कंप्लीट कर लें तो आप लोगों के लिए कोई नया और भी बढ़िया ऑफर रखेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर कि 20 फरवरी 2022 को जारी की गई AEIU के लोकतंत्र सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? आपका ऑप्शन स्वीडन, फिनलैंड, जर्मनी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नॉर्वे। नॉर्वे EEIU लोकतंत्र सूचकांक का 2021 संस्करण 10 फरवरी 2022 को जारी किया गया था। ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस वर्ष 2006 से अपने लोकतंत्र सूचकांक के माध्यम से लगभग 165 स्वतंत्र राष्ट्रों को दो क्षेत्रों सहित दुनिया भर में लोकतंत्र की स्थिति में सामने ला रहा है। कौन? EIU। ये EIU है कौन से? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो 165 देशों में भारत रहा 46वें स्थान पर। वार्षिक सूचकांक में जो वैश्विक लोकतंत्र में की स्थिति पर कम महत्व प्रदान करता है, वो 2022 में 5.37 से नीचे 5.28 के स्कोर में रहा है। और यूआई के माप के अनुसार दुनिया की आधी से भी कम, यानी कह सकते हैं 45.7% आबादी अब किसी न किसी प्रकार के लोकतंत्र में रहती है। ठीक, लोकतंत्र वही जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कह सकते हैं। ठीक, वो कहाँ लोकतंत्र में रहती है। 2022 में 49.4% से भारी गिरावट आई हुई है, यानी कह सकते हैं 45.7% ये अभी भी किसी भी लोकतंत्र में नहीं है। ठीक, इससे भी कम 6.4 एक पूर्ण लोकतंत्र में रहते हैं, जो देश चिली और स्पेन है। त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र में डाउनग्रेड किए जाने के बाद यह स्तर 2020 में 8.4% से थोड़ा नीचे है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास के लिए बहुत ही ज्यादा उपयुक्त है, यानी सर्वाधिक उपयुक्त है? काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लाल मिट्टी? तुम्हारा राइट आंसर का ऑप्शन ए, काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए अगर सबसे उपयुक्त मृदा की बात करें तो काली मृदा है, जो अधिक समय तक नमी बनाए रखती। अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक समय तक नमी कौन सी मिट्टी बनाए रखती है, तो आपकी काली मिट्टी बनाकर रखती है। ठीक, इसमें ह्यूमस की प्रचुर मात्रा होती है। कपास के अलावा किसके लिए उपयोगी हो सकती है? तो गेहूं, मूंगफली, मिर्च, तंबाकू, ज्वार जैसी फसलों के लिए भी उपयुक्त हो सकती है। ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो ये दक्कन और मालवा पठार में पाई जाती है। जलोढ़ मृदा, यह अवसादों से बनी होती है। अवसाद कौन? वही जो जल के साथ अवसाद आते हैं, उसी के साथ ये अवसादी मृदा होती है, यानी ये जल मृदा कहलाती है। ये नदियों द्वारा निक्षेपित होती है। ठीक, लेटेराइट की बात करें तो हमारे देश के भौगोलिक क्षेत्र में 10% हिस्से पर फैली हुई, जो मुख्यतः पश्चिमी घाटों, पूर्वी घाटी, महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों में, कर्नाटक में, झारखंड, केरल, असम, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। कौन सी? लेटेराइट मृदा। लाल मृदा की बात करें तो इसमें लौह तत्व की सबसे प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इसमें चावल, गेहूं, गन्ना, आलू, दालें और फसलें कई प्रकार की खेती होती है। किसमें? लाल मृदा में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, स्थायी बंदोबस्त कब और कहाँ लागू की गई? 1787 में बंगाल, पंजाब, कर्नाटक। 1789 में बंगाल, उड़ीसा, कलकत्ता। 1790 में बिहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 1793 में बंगाल, उड़ीसा या बिहार? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1793 में बंगाल और उड़ीसा में ये स्थायी बंदोबस्त लागू की गई थी। और 1793 में गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। इसके समय स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी। यह मूल रूप से कंपनी और जमींदारों के बीच भू राजस्व तय करने के लिए एक समझौता था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में नियमित किया गया। बाद में उत्तरी मद्रास प्रेसिडेंसी और वाराणसी जिले में इसका पालन किया गया। अगर लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो अगर कह सकते हैं यूपीएससी या संघ लोक आयोग सेवा किसकी देन है, तो जनक यही है। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस को यूपीएससी यानी संघ लोक आयोग सेवा का जनक भी कहा जा सकता है, जाता है।
ये आपका क्वेश्चनों में आया हुआ क्वेश्चन है कि यूपीएससी यानी संघ सेवा के जनक कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालिस्तान को संविधान का प्रारूप बनकर तैयार हुआ था। तो आपके ऑप्शन 26 जनवरी 1950, 26 दिसंबर 1949, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1949। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 यानी 26 नवंबर को हर वर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति का गठन हुआ था। 21 फरवरी 1948 को संविधान का प्रारूप सभा के अध्यक्ष को सौंप दिया गया था। प्रारूप समिति के सदस्यों की बात करें तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो कि अध्यक्ष थे, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्तर और डी पी खेतान। और संविधान की बात करें तो इसको आप लोगों को इसका आंसर कमेंट में देना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा रखा है कि संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है, कैसा हस्तलिखित है। ठीक, इसको तैयार होने में 3 दौर लग चुका था। कौन? 26 नवंबर 1929 को अंतिम वाचन इसका पूरा हुआ था, तब इसको तैयार कर दिया गया था। इसी तारीख को संविधान को पारित किया गया या घोषित किया गया था। इस अवधि के दौरान 165 दिन की बैठक हुई थी। आपकी 3 बैठकें हुई थी, जो कि आप कमेंट में बता देना। नागरिकता चुनाव आदि से संबंधित प्रावधानों को तत्काल प्रभाव में लागू कर दिया गया था। किसको? नागरिकता और चुनाव को, क्योंकि पहला चुनाव 1951 में हुआ था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, यूनेस्को का मुख्यालय में स्थित है। लंदन, वॉशिंगटन, जेनेवा या पेरिस। तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पेरिस। पेरिस या फ्रांस। इसका अर्थ संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं कला संस्कृति संगठन है। इसका गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ। इसका मुख्यालय पेरिस या फ्रांस में है। पेरिस यानी फ्रांस में ही स्थित है। वर्तमान में इसके सदस्य 193 देश हैं। सहयोगी सदस्य अमेरिका, इजराइल और लिंटेनस्टीन यूएन के सदस्य हैं, लेकिन यूनेस्को के नहीं है। भारत यूनेस्को के संस्थापक देश सदस्य हैं। यानी सदस्य कौन से संस्थापक देश? जैसे संस्थापक इसकी जब संस्था जब हुई थी, तो इसको जब स्थापना हुई तो किन किन देशों के सहयोग से की गई थी, तो उसमें हमारा भारत भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 6, गांधी अहिंसा समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? रॉलेट सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। इस समझौते पर 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और लॉर्ड एरविन ने हस्ताक्षर किए थे। लंदन में आयोजित दूसरे गोलमेज सम्मेलन से पहले इस पर हस्ताक्षर हो चुके थे। ठीक, इस समझौते में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया था और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग भी लिया था। गांधी अरविंद समझौते की शर्तें क्या क्या थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना था, नमक पर लगने वाले कर को हटाना। ये हमारे गांधी एरविन समझौते की शर्तें थी। यानी जब हमारा समझौता हुआ था तब ये शर्तें रखी गई थी। भारत सरकार द्वारा जारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों पर अंकुश लगाने वाले सभी अध्यादेशों को वापस लेना था। नमक सत्याग्रह को वापस लेना था। गांधी जी के अगुवाई असहयोग आंदोलन पहला जन राजनीतिक आंदोलन था। इसकी शुरुआत 1920 में हुई थी। इसका मुख्य लक्ष्य स्वराज्य की प्राप्ति थी। रॉलेट एक्ट के अधिनियम की बात करें तो 6 फरवरी 1942 को पारित हुआ था। गांधी जी ने इस अधिनियम को काला कानून कहा था। आपको ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि काला कानून किसे कहा जाता है, तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। रॉलेट एक्ट के दौरान लॉर्ड चैम्सफोर्ड ब्रिटिश वायसराय थे। भारत छोड़ो का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पारित किया गया था। इस मिशन की सफलता भारत छोड़ो आंदोलन का तात्कालिक कारण बना था। ठीक, इस आंदोलन के दौरान भारत छोड़ो प्रसिद्ध नारा बन गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक भारतीय मुक्केबाजी मेरी कॉम की आत्मकथा है? अनब्रेकेबल इन एन ऑटोबायोग्राफी, अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ, प्लेइंग इट माय वे, द टेस्ट ऑफ माय लाइफ। हमारा राइट आंसर का ऑप्शन ए अनब्रेकेबल इन ऑटोबायोग्राफी। ये हमारी मेरी कॉम की आत्मकथा है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आरएमएस से किस वर्ष शुरू की गई? 2010, 2009, 2000 या 2006 में? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बी 2009। इस योजना को मार्च 2019 में माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता या मानकों के विस्तार और सुधार के लिए शुरू किया गया था। सभी के कुशल विकास, वृद्धि, समानता के लिए वातावरण प्रदान करना। इस योजना में बहुआयामी अनुसंधान, तकनीकी परामर्श और वित्त पोषण की सहायता शामिल थी।
ये इसके कह सकते हैं योजना थी या उसके लक्ष्य थे। ठीक, प्रत्येक 5 किलोमीटर के दायरे में माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना, हर कह सकते हैं अगर यहाँ पर इसके बीच में 5 किलोमीटर के अंतर के हिसाब से यहाँ पर भी माध्यमिक शिक्षा का वो करना था। ठीक, प्रत्येक 5 वर्षों में के भीतर कक्षा 9 से 10 के लिए 2005-2006 में 50% कह सकते हैं 50.26% से 75% का सफल नामांकन अनुपात प्राप्त करना था। 2012 से 13 में 75% पहुंचे और 2017-18 तक 100% पहुंच प्राप्त करना था। 2020 तक 100% प्राधिक धारण हासिल करना था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कौशल राज्य की राजधानी थी? आपके ऑप्शन वाराणसी, उज्जैन, श्रावस्ती, कौशाम्बी। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्रावस्ती। कौशल महाजनपद की पश्चिमी में गोमती नदी से घिरा हुआ है। इसके पूर्व में सदानीरा नदी बहती और इससे विधेय जनपद से अलग करती है। कौन? सदानीरा विधेय जनपद से किसको अलग करती है? श्रावस्ती को कह सकते हैं। उत्तर की ओर यह नेपाल पहाड़ियों से घिरा हुआ और जबकि नदी की इसकी दक्षिणी सीमा को परिभाषित किया है। साहित्यिक संदर्भ इंगित करते हैं कि कैसे कौशल हुई कई छोटी रियासतों और वंशों को आत्मसात करने से उभरा। उदाहरण के लिए हम जानते हैं कि कपिलवस्तु एक शाक्त कौशल के नियंत्रण में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यक्षगान लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। यह कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य जो तटीय कर्नाटक जिलों में लोकप्रिय है। यह नृत्य संगीत, गीत, विद्वानों की बातचीत और जीवंत वेशभूषा का एक अनूठा मिश्रण है। यश अर्थ दिव्य, गान का अर्थ है संगीत। राजस्थान की अगर नृत्यों की बात करें तो जैसे घूवर, भवाई, कालबेलिया, चरी, गबरी। इसमें इंपॉर्टेंट रखेंगे हम लोग कालबेलिया क्योंकि काफी एग्जामों में कालबेलिया पूछा भी जा चुका है। कर्नाटक डोली कुनुथा, गरुड़ी गोम्बो। डोली कुनुथा को हम लोग इंपॉर्टेंट रखेंगे। तेलंगाना की बात करें तो पेरिन शिवंत दमन। इसके तो जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन वो हमारी एक क्लास हुई थी इंडियन क्लासिकल डांस एंड लोक डांस में, तो आप लोग उसमें देख लीजिए। पश्चिम बंगाल की बात करें धुनुची, बाउल और गंभीरा हमारे पश्चिम बंगाल के होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानस खालिस्तान की सहायक नदी है। गोदावरी, महानदी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को इसे तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग या सियांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं। किसको? ब्रह्मपुत्र को। ठीक, यह तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। बाएं किनारे इसकी सारी नदियां कौन कौन सी हैं? यासा नदी, नियांग नदी, पार्लुंग नदी, जंगबो, लोहित, धनसिरी, कोलोंग। और दाहिने किनारे की बात करें तो कामेंग, मानस बेकी, रैदक, जल ढाका, तीस्ता, सुप नसरी नदी। मांजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। गंगा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाते हैं जिसको हम लोग सुंदरबन का डेल्टा पूछा जाए किन दो नदियों को संयुक्त धारा से बनता है तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा से सुंदरबन का डेल्टा निर्मात होता है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। ब्रह्मपुत्र भारत की आयतन के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है जबकि लंबाई के हिसाब से गंगा है। ठीक, मानस ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। इसे हिंदू पौराणिक कथाओं देवी मनसा के नाम में नाग देवता के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ब्रह्मपुत्र नदी के दाहिने किनारे में मिलने से पहले मानस नदी भारत में भूटान और असम से होकर बहती है। मांतुबुरी में या मांटगोमरी में यह नदी दो शाखा में विभाजित होती है। कौन सी? पूर्वी शाखा बेकी के रूप में जानी जाती है और पश्चिमी शाखा मानस के रूप में। देखिए जो मानस नदी है ये हमारी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी और बेकी जो कि पूर्वी शाखा में विभाजित होती है। ये दो शाखाएं हैं किसकी हैं? मांतगोमरी की। ठीक, और बात करें कि मानस नदी जोगीघोपा के पास ब्रह्मपुर नदी में मिलती है। भूटान का रॉयल मानस राष्ट्रीय उद्यान मानस वन्यजीव अभ्यारण्य मानस नदी घाटी में स्थित है। महानदी की बात करें तो तेल, जोंक, शिवनाथ महानदी की प्रमुख नदियां हैं। महानदी पूर्व मध्य भारत की एक प्रमुख नदी है। यह ओडिशा से होकर बंगाल की खाड़ी तक जाती है। कृष्णा नदी की बात करें तो यह दूसरी सबसे बड़ी पूर्व की ओर बहने वाली प्रायद्वीपीय नदी है जो समुद्री महाबलेश्वर के पास से निकलती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां बांस, भीमा, डिंडी, पेदवागु, मुसी, पलेरू, मुनेरू। दाएं में कुदली जिसको निरंजना कहते हैं, बेन्ना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घटप्रभा, मालाप्रभा और तुंगभद्रा। ये हमारी किसकी? कृष्णा की सहायक नदियां हैं जो कि दाएं छोर पर स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
केंद्र ने राष्ट्रीय सहयोग नीति का मसौदा तैयार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर समिति के गठन की घोषणा की। समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? आपके ऑप्शन है पीयूष गोयल, सुरेश प्रभु, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुरेश प्रभु। सुरेश प्रभु केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में देश के सभी हिस्सों से 47 सदस्यों में शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सहकार समृद्धि के विजन को साकार करने के लिए नीति तैयार की जा रही है। समिति में सहकारी क्षेत्र में विशेषज्ञ, राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला सहकारी समितियां के प्रतिनिधि, सहकारिता के सचिव, राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सहकारी समितियां के रजिस्टर शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2022 चुना गया? लक्ष्य सेन, विकास ठाकुर, नीरज चोपड़ा, अंशद शरद कमल। और राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंशद कमल शरद कमल। युवा एवं खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 की घोषणा की, जिसे 23 नवंबर को राष्ट्रपति भवन में भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया जाएगा, यानी किया जा चुका है। टेबल टेनिस के खिलाड़ी अंशद शरद, इसके अगर अंशद शरद कमल की बात करें तो ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। ठीक, को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को महाल नोबिस के नाम से जानते हैं? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66, चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974। तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना से। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात करें तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना को महाल नोबिस के नाम से जानते हैं। कृषि और उद्योग के रूप में व्यापक क्षेत्र के लिए संसाधन आवंटन की रणनीति प्रोफेसर पीसी महालनोबिस ने तैयार की थी, जो विश्व द्वारा तैयार किया गया और ये 4 सेक्टर मॉडल पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना की कल्पना आर्थिक स्थिरता के माहौल में की गई। यह महसूस किया गया था कि कृषि को कम प्राथमिकता दी जा सकती है। यह योजना तेजी से औद्योगिकरण, भारी और बुनियादी उद्योगों पर केंद्रित थी। योजना ने विदेशी ऋण के माध्यम से भारी आयात की वकालत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूज शब्द किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज और खिलाड़ी से, क्रिकेट से, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट और टेनिस, टेबल और बैडमिंटन। तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टेबल और बैडमिंटन से। ये टेबल टेनिस विश्व का प्रसिद्ध खेल है। खेल 2 टीमों के बीच खेला जाता है। एक बॉल गेम जिसमें कुल 2 खिलाड़ियों या 4 खिलाड़ियों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो अब्दुल कलाम आजाद, सैयद अमजद खान, बदरुद्दीन तैयब, फजलुल हक। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पहले मुस्लिम अध्यक्ष और राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अध्यक्ष थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। डब्ल्यू.सी. बनर्जी। दादा भाई नौरोजी 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इंडियन नेशनल आईएनसी के द्वारा अध्यक्ष थे। वे कोलकाता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित इंडियन नेशनल एसोसिएशन के भी सदस्य थे। 1888 में जॉर्ज यूले कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले पहले विदेशी थे। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2022 में कितने निर्वाचन आयुक्त का पद ग्रहण किया? किसने? तो अरुण गोयल, किशोर कुमार वसा, संजीव चोपड़ा, उमेश मिश्रा। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अरुण गोयल। पंजाब कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं कौन? अरुण गोयल। ये निर्वाचन आयुक्त के पदभार ग्रहण कर लिया है। 16 नवंबर 2022 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्त लेने के बाद ये केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय के सचिव रहे। हाल ही की कुछ नियुक्तियां हैं कौन? प्रोफेसर किशोर कुमार वसा को राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण का अध्यक्ष, संजीव चोपड़ा को खाद्य और सार्वजनिक वितरण का अध्यक्ष, राजस्थान के राज्य पुलिस के इंटेलिजेंस के प्रमुख उमेश मिश्रा को चुना गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को, अशोक को या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को। गुप्त साम्राज्य की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। गुप्त साम्राज्य मगध में 4वीं शताब्दी के आसपास उभरा। इसने उत्तर भारत अधिकांश हिस्से को अपने हाथ में समाहित कर लिया था। गुप्त काल को लोकप्रिय रूप में भारत के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। अगर बात करें कि स्वर्ण युग के रूप में किसे जाना जाता है तो गुप्त काल को जाना जाता है। गुप्त वंश के पहले 2 शासक के बारे में बहुत कम जानकारी है। प्रमुख शासक
चंद्रगुप्त प्रथम 320 से 325 ईसा पूर्व ईस्वी ने समुद्रगुप्त को 335 से 380 ईस्वी, चंद्रगुप्त द्वितीय को 380 से 415 और कुमारगुप्त की बात करें तो 415 से 455 ईडी तक रहा। इस वंश का महान शासक समुद्रगुप्त है। इसके शासन की प्रारंभिकता साक्ष्य प्राग प्रशस्ति शिलालेख इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख से की जा सकती है। इसके लेखक कौन है? हरिसेन है। ठीक, और ये इसके दरबारी कवि भी है। भारत के सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, जम्मू एंड कश्मीर। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बेंगलुरु। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। बेंगलुरु आमतौर पर पूरे वर्ष मध्यम जलवायु का अनुभव करता है। हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है या निजामों का शहर कहा जाता है। पुणे को दक्कन की रानी कहा जाता है। पुणे कहाँ? महाराष्ट्र। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। खलिस्तान झारखंड राज्य की सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति है। ओराव, संथाल, मुंडा या हो? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संथाल। झारखंड की अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 26.3% थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में बॉक्साइट के दो प्रमुख उत्पादक कौन कौन है? तो झारखंड गुजरात, ओडिशा आंध्र प्रदेश, ओडिशा महाराष्ट्र, ओडिशा झारखंड। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ओडिशा भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है, जो देश के कुल उत्पादन का लगभग 49% हिस्सा है। ओडिशा में बॉक्साइट भंडार राज्य के पूर्वी तट सुंदरगढ़, कुंझर, मयूरभंज और कोरापुट जिले में स्थित है। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, विजयनगरम, श्रीकाकुलम में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण, ग्रीन हाउस इफेक्ट, जलवायु प्रदूषण या जल प्रदूषण। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी ग्रीन हाउस इफेक्ट से। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की समिति और कम करने के लिए है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों को कम करने के लिए है। जलवायु परिवर्तन एक समग्र दृष्टिकोण है जिसमें ओजोन क्षरण, ग्लेशियर का पिघलना, ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस का उत्सर्जन आदि शामिल है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जलवायु परिवर्तन और संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के ढांचे में आयोजित होने वाले वैश्विक सम्मेलन है। पार्टियों का पहला सम्मेलन 28 मार्च से 7 अप्रैल 1955 तक बर्लिन, जर्मनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहुला महोत्सव अत्यंत लोकप्रिय है? बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा या गुजरात। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार। बिहार में यह पूर्वी बिहार का विशेष रूप से भागलपुर जिले में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष अगस्त में होने वाले इस महोत्सव में भक्त अपने परिवारों की भलाई के लिए मनसा देवी से प्रार्थना करती हैं। यह महोत्सव शानदार मनसूजा कला प्रोत्साहन देता है। कौन सा कला देता है? तो मनसूजा कला प्रोत्साहन देता है, जो बिहार की अन्य प्रसिद्ध लोक कलाओं जैसे संथाल परगना की हैं। उड़ीसा के महोत्सव या त्योहार चैत्र यात्रा, धनु यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा, कछुआ महोत्सव, नुआखाई महोत्सव। गुजरात के महोत्सव की बात करें तो भगवान नाथ मेला, रण महोत्सव, शामलाजी मेला, अंतरराष्ट्रीय पतंग महोत्सव। मध्य प्रदेश के महोत्सव त्योहार की बात करें तो मांडू महोत्सव, तानसेन महोत्सव, नमस्ते ऊर्जा महोत्सव, खजुराहो नृत्य महोत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन। तंत्रबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी देवेंद्रनाथ टैगोर। देवेंद्रनाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब की थी? 6 अक्टूबर 1839 को की थी। यह एक हिंदू दार्शनिक और धार्मिक सुधारक थे। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन और देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। 1859 में तत्वबोधिनी सभा को देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा ब्रह्म समाज में वापस भंग कर लिया गया था। महत्वपूर्ण आंदोलन और उनके संस्थापक की बात करें जैसे आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, अभिनव भारत, वी सावरकर, प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग। आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय, गदर पार्टी लाला लाजपत राय और कांशीराम। ठीक, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन राम प्रसाद बिस्मिल, मुस्लिम लीग आगा खां और सामिल्ला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या जीवाणु रोग था? पोलियो, इबोला, टाइफाइड, हेपेटाइटिस। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी टाइफाइड। टाइफाइड दूषित भोजन या पानी पीने से या खाने से होता है। जीवाणु इसकी खोज इंटोल्यूआन ल्यूवेनहॉग ने की थी। ल्यूवेनहॉग ने जीवाणु विज्ञान का जनक माना जाता है। ल्यू पाश्चर ने रेबीज के टीके और दुग्ध
के पक्षीकरण की खोज की। इनामिना नोस्टॉक साइनोबैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर करते हैं। हैजा, कुष्ठ और क्षय रोग जीवाणु के कारण होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है? हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप द्वीप तो सोकोत्रा, श्रीलंका, मेडागास्कर या ग्रांडे टेरे। तुम्हारा राइट आंसर का ऑप्शन सी मेडागास्कर। मेडागास्कर हिंद महासागर में मोजाम्बिक चैनल के पार पूर्वी अफ्रीका के तट पर द्वीपीय देश है। यह इंडोनेशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा द्वीपीय देश है। यह हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीपीय देश है और दुनिया का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। सोकोत्रा, यह सोकोत्रा हिंद महासागर में यमन यमन गणराज्य का एक द्वीप है। यह द्वीप इतना अलग थलग है कि इसके पौधे के जीवन का 1/3 हिस्सा इस ग्रह पर कहीं और नहीं पाया जा सकता है। श्रीलंका, जिसमें सिलोन के नाम से जानते हैं, यह दक्षिण एशिया का एक द्वीपीय देश है। हिंद महासागर में स्थित और भारतीय उपमहाद्वीप से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग किया जाता है। किसको? श्रीलंका को। ग्रांड टेरे द्वीपीय लेसर एंटेल्स में ग्वाडेलोप के पूर्वी आधे हिस्से में का नाम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मुगल सम्राट फरगना की गद्दी पर बैठा? बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब? राइट आंसर का ऑप्शन है बाबर। बाबर भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। उसने 1526 से 1530 तक मुगल वंश पर शासन किया। बाबर फरगना पर से भारत आया था जब वह केवल 12 वर्ष का था। तब बाबर 1494 में फरगना के सिंहासन पर बैठ चुका था। वह अपने पिता की तरफ से तैमूर वंश का और अपनी माता की तरफ से चंगेज खान के वंश का था। उसने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया और फिर 1526 में दिल्ली और फरगना पर कब्जा किया था। उसने 1527 में खानवा और मेवाड़ के राजा राणा सांगा को हराया था। उसने 1528 में चंदेरी में राजपूतों को हराया था। बाबरनामा या तुजुक बाबर की आत्मकथा है। 1530 में आगरा और में उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश कौन था? खिलजी वंश, गुलाम वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश? राइट आंसर का ऑप्शन बी गुलाम वंश। दिल्ली सल्तनत में 5 राजवंश थे। कौन से? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। गुलाम वंश की बात करें तो गुलाम वंश लगभग 84 वर्षों तक शासन किया था। यह भारत में शासन करने वाला पहला मुस्लिम राजवंश है। मोहम्मद गौरी ने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना। उसने गुलाम वंश की स्थापना की। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था जिसको इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। इल्तुतमिश की एक सक्षम बेटी रजिया सुल्तान थी या रजिया बेगम थी, एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका थी जो कि दिल्ली के सिंहासन पर बैठी थी। और उसने इल्तुतमिश का सबसे छोटा पुत्र नसरुद्दीन महमूद जो कि 1245 में सुल्तान बना। उसके शासन के काल के दौरान मुख्य शक्ति उसके प्रधानमंत्री बलबन के हाथों में थी। मोहम्मद की मृत्यु के बाद बलबन ने सीधे गद्दी संभाली और दिल्ली पर शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल दिवस 2023 का विषय क्या है? तो मूल्यवान जल, एक्सेलरेटिंग चेंज, सभी के लिए सुरक्षित जल, पानी के लिए प्रकृति। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एक्सेलरेटिंग चेंज। दुनिया भर में हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाते हैं। विश्व जल दिवस 2023 का विषय जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना है। दिन का उद्देश्य वैश्विक जल संकट के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। पर्यावरण और विकास पर रेडियो डी जेनेरो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में 1992 में विश्व जल दिवस के लिए विचार सामने रखा गया था। विश्व जल दिवस 2022 की थीम भूजल अदृश्य को दृश्य बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्ल वर्षा किसके कारण होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा जिसे अम्लीकृत किया जाता है यह तब बनता है जब सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड वातावरण में नमी के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। 5.6 से कम पीएच के साथ बारिश हो रही है। अम्लीय वर्षा विशेष रूप से झीलों, नदियों, जंगलों, पारिस्थितिकी तंत्रों में रहने वाले पौधों, जानवरों के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों में विधान परिषद के उन्मूलन या निर्माण के बारे में कौन सा अनुच्छेद बताता है? अनुच्छेद 131, 142, 161, 169। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 169। 169 को बात करें तो ये राज्यों में विधान परिषदों को उन्मूलन या निर्माण के बारे में बताता है। न्यूज में हाल ही में क्या है कि हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने एक विधान परिषद स्थापित करने का निर्णय लिया है। अनुच्छेद 131 की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार है
अनुच्छेद 142 में उच्चतम न्यायालय के आदर्शों और आदर्शों का प्रवर्तन और खोज के आदि के संबंध में आदेश है। अनुच्छेद 161 की बात करें तो क्षमा आदि प्रदान करने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, हटाने या कम करने के लिए राज्यपाल की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1904 में किसने अभिनव भारत को क्रांतिकारी गुप्त समाज के रूप में संगठित किया? बी.डी. सावरकर, प्रफुल्ल चाकी, सचिन सान्याल या रास बिहारी बोस? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, बी.डी. सावरकर। अभिनव भारत समिति यंग इंडिया सोसाइटी 1904 में स्थापित की गई थी। इसको गुप्त समाज कहा जाता है। इसकी स्थापना विनायक दामोदर सावरकर यानी बी.डी. सावरकर और उसके भाई गणेश दामोदर सावरकर यानी जी.वी. सावरकर ने की थी। अभिनव भारत समिति की शुरुआत नासिक में मित्र मेला के रूप में हुई थी। 1904 में इसका नाम बदलकर स्वतंत्र वीर विनायक सावरकर कर दिया गया था। 1952 में अभिनव भारत सोसाइटी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाफिंग गैस किसे कहते हैं? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नाइट्रस ऑक्साइड। अगर आप बात करें कि हंसाने वाली गैस किसे कहते हैं तो लाफिंग गैस को कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व भारतीय खालिस्तान कप्तान बाबू मणि का 20 नवंबर 2022 को निधन हो गया। वो किससे संबंधित थे? तो क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल या बास्केटबॉल? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फुटबॉल से। पूर्व भारतीय फुटबॉल कप्तान बाबू मणि का 20 नवंबर 2022 को निधन हो गया था। अंतरराष्ट्रीय में इन्होंने 55 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले और भारत के प्रतिनिधित्व किया और 1984 में एशिया कप के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय टीम का हिस्सा थे। मणि को 1985 में 1987 के दक्षिणी एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय टीम के सदस्य भी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत 2023 में नई दिल्ली में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन की मेजबानी करेगा। 2022 में किस देश में इसकी आयोजक की थी? ठीक, तो तुर्की में, चीन, ओमान या मिस्र? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, तुर्की ने। भारत 2023 में नई दिल्ली में महिला विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। 2006 और 2018 में चैंपियनशिप आयोजित करने के बाद यह तीसरी बार होगा जब देश में महिला प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। यह इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित किया जाएगा। 2022 में चैंपियनशिप इस्तांबुल तुर्की में 8 से 20 और 2022 तक आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत का एसआई मात्रक कौन सा होता है? सभी जानते वाट होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को नवंबर 2022 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया? जगदीश धनखड़, डॉक्टर सीवी आनंद बोस या गणेशन? इनमें से कोई नहीं। तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर सीवी आनंद बोस। पूर्व सिविल सेवक डॉक्टर सीवी आनंद बोस को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। हरपिंदर सिंह किस खेल से संबंधित है? आपके ऑप्शन है फॉर्मूला रेस, ट्रिपल जंप, रॉक क्लाइंबिंग, तैराकी? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रिपल जंप से। हरपिंदर सिंह किससे? ट्रिपल जंप से संबंधित है। भीमसेन किसके शासनकाल में भारत आया? चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त या विक्रमादित्य, हर्षवर्धन या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, हर्षवर्धन। चीनी यात्री भीमसेन हर्षवर्धन के समय भारत आया था। उन्होंने कहा कि यह इलाका सतलुज और यमुना नदी दो नदियों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे आंध्र भोज के रूप में जाना जाता है? कृष्णदेवराय, राजेंद्र चोल, हरिहर या बुक्का? तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय को कन्नड़ राज रामशरण, आंध्र भोज और मोरू रायरा गंडा जैसे अन्य नाम से भी जाना जाता है। वह तुलुवा वंश के थे। 1509 से 1529 के दौरान इन्होंने विजयनगर साम्राज्य में शासन किया। उनकी आखिरी लड़ाई 1520 में लड़ी गई जिसको रायचूर की लड़ाई कहते हैं। उन्होंने बीजापुर के इस्माइल आदिल शाह के विरुद्ध लड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनिंग द इनर बैटल ब्रिजिंग द बेस्ट वर्जन ऑफ यूट्यूब क्रिकेट नामक के पुस्तक के लेखक कौन है? के विलियमसन, ब्रेटली, डेविड वार्नर, शेन वॉटसन? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सेट वॉटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? मानस, काजीरंगा, गिरवन या कान्हा किसली? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, काजीरंगा।
एक राष्ट्रीय उद्यान अपने पर्यावरण के साथ साथ वन्य जीवों के संरक्षण के लिए समर्पित रहता है। यह आमतौर पर लगभग 100 से 500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में एक छोटा रिजर्व होता है। जैव मंडल रिजर्व के अंतर्गत एक या एक से अधिक राष्ट्रीय उद्यान भी आते हो सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हड़प नीति शुरू की थी? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी या वॉरेन हेस्टिंग्स? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। मुख्य साधन जिसके माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने अपनी राज्य हरण की नीति लागू की थी उसे हड़प नीति कहते हैं। हड़प नीति के तहत जब कोई एक सुरक्षित राज्य की शासक या शासन करने वाले की मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी के बिना होती है, जैसे किसी का उत्तराधिकारी नहीं और वहां के शासक की मृत्यु हो जाए तो उसको यह नीति के तहत हड़प लेते थे। पुरानी परंपरा के अनुसार दत्तक पुत्र को अपने की स्वीकृति नहीं थी। 1848 में लॉर्ड डलहौजी गवर्नर के रूप में भारत आया था। लॉर्ड डलहौजी अवध राज्य को हड़पने का इच्छुक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? वित्त मंत्री, विधि मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा खालिस्तान द्वारा खोजा गया था। आर डी बनर्जी, दयाराम साहनी? तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दयाराम साहनी। सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो 2500 से 1750 ईसा पूर्व में फली फूली थी। हड़प्पा और पूर्वी पंजाब प्रांत का एक स्थल है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा की खोज पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने की थी। ये 2500 से 1750 जो हमारा टाइम पीरियड है ये एनसीईआरटी मानती है। ठीक, अगर एनसीईआरटी में माने तो यही टाइम पीरियड मानते हैं और इसको अगर हमको एग्जामों में है तो आप लोग सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा खालिस्तान के बीच सीमा रेखा बनाती है। भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और नेपाल, भारत और भूटान? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत और चीन। मैकमोहन रेखा तिब्बती क्षेत्र और भारत में उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच सीमा बनाती है। यह रेखा ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन हेनरी मैकमोहन के द्वारा 1914 में शिमला सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मनेत किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? भील जनजाति, गौंड जनजाति, सहरिया जनजाति या गुज्जर जनजाति? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गौंड जनजाति। भील समुदाय द्वारा घूमर नृत्य मनाया जाता है। सहरिया जनजाति द्वारा लहंगी नृत्य, गुज्जर जनजाति द्वारा चारी नृत्य मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जानते हैं? पंडित रविशंकर, आमिर अली खान, अमजद अली खान या किशन महाराज? तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमजद अली खान। उस्ताद अमजद अली खान जिन्हें सरोद सम्राट के नाम से भी जाना जाता है, इनको पुरस्कार मिले थे। पद्मश्री मिला था 1975 में, पद्म भूषण 1991, पद्म विभूषण 2001 में मिला था। किनको? अमजद अली खान को। संगीत नाटक अकादमी 1989 में मिला था। पंडित रविशंकर की बात करें तो ये सितार वादक है। अमर अली खान की बात करें तो ये भारतीय अभिनेता है। पंडित किशन महाराज तबला वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल विश्व का सबसे पुराना प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है? राखी गली, सिसई काली रवन, पेटवाड़ या बांस? तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राखी गली। राखी गली ये हरियाणा में स्थित है। ठीक, दुनिया में सबसे प्राचीन सिंधु घाटी का सभ्यता स्थल है। यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। यह पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 3 बार राखी गली की खुदाई की है। ठीक, अग्नि वॉरियर निम्नलिखित में से किन देशों के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास है? भारत और सिंगापुर, भारत और फ्रांस, भारत और मलेशिया, भारत और श्रीलंका? तुम्हारा राइट आंसर ऑप्शन ए, भारत और सिंगापुर। सिंगापुर और भारतीय सेना के बीच एक द्विपक्षीय अभ्यास अग्नि वॉरियर, सॉरी अगर आप लोग इसको याद रखेंगे इसका नाम कौन सा, अग्नि वॉरियर, क्योंकि ये आपको एग्जामों में दे सकता है पूछने को। ठीक, 12वां यह कौन सा 12वां संस्करण था जो कि 13 नवंबर 2022 को शुरू हुआ था और 13 नवंबर 2022 को फील्ड फायरिंग रेंज देवलाली महाराष्ट्र में संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी खालिस्तान नई श्रृंखला के 20 के नोट के पीछे कौन सी तस्वीर है? लाल किला, एलोरा गुफा, सांची का स्तूप, रानी की बाग? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एलोरा गुफा। ठीक, लाल किला किस पर है, सांची का स्तूप किस पर है, रानी की बाग किस पर है? आप लोग इसका कमेंट में आंसर देंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर भी मैं ये भी तो देखूं कि मेरे 50 क्वेश्चन किसने देखे हैं और 50 क्वेश्चन उसी ने देखे होंगे जो मुझे कमेंट में इनके आंसर बताएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा अधिराज
की भव्य उपाधि के धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम 319 से 335 ईस्वी तक गुप्त वंश का एक राजा था जिन्होंने उत्तरी भारत में शासन किया था। उनकी उपाधि महाराजा धीराज से पता चलता है कि राजवंश में पहले सम्राट थे। समुद्रगुप्त 335 से 380 में ये प्राचीन समुद्र भारत के गुप्त साम्राज्य के शासक थे। चंद्रगुप्त प्रथम और लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के पुत्र थे। उन्होंने अपने राजवंश की राजनीति शक्ति का बहुत विस्तार किया था। भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय 380 से 415 एडी तक वह उत्तरी भारत के गुप्त साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक थे। इनकी उपाधियां विक्रमादित्य, सकारी देव या देवराज, देवश्री, ठीक, कालिदास, धन्वंतरी, अमासिम्हा, वारामिही, वरुचि, शंकु छपानाक और घक्कर पार यह उसके दरबार के नवरत्न थे। हर्षवर्धन 606 से 647 तक उसने उत्तर भारत के एक बड़े हिस्से पर शासन किया था। हर्षवर्धन प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। इसकी तरवारी कवि बाणभट्ट थे जो उनकी जीवनी हर्षचरित्र लिखी है। पुलकेशन द्वितीय ने 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को हराया था। किससे? नर्मदा नदी के तट पर। किसको हराया था? पुलकेशन द्वितीय ने। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार का जोड़ा सही क्रम है? लोसांग सिक्किम, ओणम या केरल? तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दोनों, ठीक। पाल वंश का संस्थापक किसे कहते हैं? तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी गोपाल को। गोपाल की बात करें, पाल वंश का संस्थापक गोपाल है। इसके पिता स्थानीय सरदार थे जो कि 8वीं शताब्दी के मध्य अराजकता की अवधि के दौरान सत्ता में आए थे। उनके उत्तराधिकारी धर्मपाल के राज्य में राज्य का विस्तार किया था। उन्होंने बिहार में ओदंतपुरी मठ का निर्माण कराया। उन्हें बंगाल का पहला बौद्ध राजा माना जाता है। धर्मपाल 717 से 810 तक गोपाल के पुत्र और उत्तराधिकारी था। धर्मनाथ परायण बौद्ध थे। बिहार के भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। किसने? धर्मपाल ने। विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल ने की थी और नालंदा की किसने की थी? आप लोग कमेंट में बताएं, ठीक। चलते हैं देवपाल में। देवपाल 810 से 850 ईस्वी। धर्मपाल रणदेवी एक राष्ट्रकूट राजकुमारी के पुत्र हैं। राज्य का विस्तार असम, उड़ीसा और कामरूप तक था। कट्टर बौद्ध थे और उन्होंने मगध में कई मठ और मंदिर बनवाए। राष्ट्रकूट शासक अमोघवर्ष को हराया। महिपाल प्रथम की बात करें तो 988 ईस्वी में सिंहासन को संभाला था। उसने उत्तरी और पूर्वी बंगाल को बरामद या जीता था। बिहार पर भी कब्जा कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौटंकी किस राज्य से संबंधित है? कौन सी? नौटंकी, ठीक। नौटंकी किससे संबंधित है? सॉरी, किससे संबंधित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या गुजरात? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात। यह दक्षिणी एशिया का खासकर उत्तरी भारत का सबसे लोकप्रिय लोक प्रदर्शन रूपों में एक है। नौटंकी उत्तर भारत के गांवों, कस्बों और मनोरंजन का बड़ा माध्यम है। नौटंकी की उत्पत्ति उत्तरी भारत के संगीत, भगत, स्वांग संगीत, नाट्य परंपराओं पर हुई है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी डेल्टा रहित नदी कौन सी है? नर्मदा, ताप्ती, उपनद से दोनों या कोई नहीं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नर्मदा। भारत की डेल्टा रहित सबसे बड़ी नदी नर्मदा है। स्कूल रेवा नर्मदा नदी भी कहते हैं। सॉरी, इसको नर्मदा नदी भी, सॉरी ये थोड़ा प्रिंट आउट, सॉरी ये मिस्टेक से लिख चुका है। इसको हम करके आपको पीडीएफ में दे देंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर अवेलेबल मिलेगी, ठीक। ऐसे मध्य प्रदेश गुजरात में अपने विशाल योगदान के लिए मध्य प्रदेश गुजरात की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है, ठीक। ताप्ती नदी की बात करें तो यह मध्य भारत की एक नदी है। गोदावरी और नर्मदा के बीच बहती है। यह अरब सागर में जाने वाली पहली पश्चिम की ओर बहती है। इसकी लंबाई 724 किलोमीटर की है। इसका उद्गम स्थल माने तो बैतूल जिले से के पास भुगताई गांव से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? अब्दुल अली खान, रानी लक्ष्मीबाई, बख्त खान, नाना साहब? तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नाना साहब। नाना साहब ने कानपुर शहर में चल रहे 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। इनका मूल नाम धोदू पंत था। वह स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र थे। तात्या टोपे 1857 के विद्रोह में नाना साहब के उत्तर सेनापति के रूप में थे।
ऐसा माना जाता है कि जब विद्रोह का पतन हुआ तो नाना साहब नेपाल भाग गए थे। झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। बेगम हजरत महल ने लखनऊ, आगरा, अवध में नेतृत्व किया था। कुंवर सिंह ने 1857 का विद्रोह बिहार में किया था, कि जगदीशपुर में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति महाभियोग की विशेषता को खालिस्तान के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका की। राष्ट्रपति का महाभियोग संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति के महाभियोग के अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के कार्य सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का और मौलिक अधिकार न्यायिक समीक्षा के संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहते हैं? मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्र। तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शुक्र। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है क्योंकि इसका आकार और रूपरेखा पूरी पृथ्वी की तरह है। कुछ शुक्र और पृथ्वी लगभग एक ही आकार और द्रव्यमान में और रचना बहुत समान है। शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है और सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। इस ग्रह का नाम प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह वस्तुओं के समूह की कीमतों में औसत परिवर्तन को मापता है। यह मुद्रास्फीति में सबसे व्यापक रूप में प्रयोग किए जाने वाले का माप है। इसमें देश के पेशेवरों, रोजगार, निर्धन, बेरोजगार और सेवानिवृत्त लोग शामिल हैं। सीपीआईयू ग्रामीण उपभोक्ता के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई एक माप है जो उपभोक्ता और वस्तुओं, सेवाओं की समूह की कीमतों की भारित औसत की जांच करता है, जिसमें परिवहन, खाद्य और चिकित्सा का देखभाल शामिल है। इसकी गणना वस्तुओं की पूर्व निर्धारित समूह में प्रत्येक वस्तु के लिए मूल्य परिवर्तन और उन्हें औसत करती है। सीपीआई परिवर्तन का प्रमुख प्रयोग जीवन यापन की लागत से जुड़े मूल परिवर्तनों के आकलन करने के लिए किया जाता है। सीपीआई मुद्रास्फीति या अस्फीति की अवधि की पहचान करने के लिए एक बड़ा आंकड़ा है। इसमें बचत और निवेश जैसी चीजें शामिल नहीं और अक्सर विदेशी आगंतुकों द्वारा खर्च को शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस तारीख को विश्व साक्षरता दिवस मनाते हैं? 11 दिसंबर, 8 सितंबर, 20 मई, 22 जनवरी। तुम्हारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 8 सितंबर। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, सी आर दास, राजा राममोहन राय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। इसकी स्थापना लाहौर में की गई थी 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अंग्रेजी अधिकारी को अंग्रेजी खान के नाम से जानते हैं? थॉमस राय, कैप्टन बक, लॉर्ड डलहौजी, सर विलियम हॉकिंस। तो सर विलियम हॉकिंस को अंग्रेजी खान के नाम से जानते हैं। महारानी एलिजाबेथ और जेम्स प्रथम के बाद सम्राट ने विलियम हॉकिंस को किंग ऑफ इंडिया के आधिकारिक राजनयिक प्रतिनिधि के रूप में जहांगीर के दरबार में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब भारत आजाद हुआ तो उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ठीक, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी या सरदार पटेल। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सरदार जेबी कृपलानी। जब भारत 1947 में आजाद हुआ तब जेबी कृपलानी को कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। यह एक भारतीय राजनीतिक, गांधीवादी, समाजवादी, रहस्यवादी और स्वतंत्रता कार्यकर्ता थे। सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। उन्होंने 1963 से 1967 तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। 1950 में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में कृपलानी को पुरुषोत्तम दास टंडन ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सत्यमेव जयते का स्रोत है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, मुंडकोपनिषद या राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंडकोप उपनिषद। मुंडकोप उपनिषद सत्यमेव जयते शब्द लिया गया था जिसका अर्थ सत्य ही जीतता है। देवनागरी में लिपि है, में अवकेश है। ये 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा अपनाई गई राजकीय प्रतीक। केवल 3 शेर दिखाई दे रहे हैं, चौथा दृश्य से छिपा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम कब लाया गया? यानी जल अधिनियम कब लाया गया? 1974, 1981, 2002 या 1986? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1974। 1974 की बात करें तो प्रदूषण वायु, भूमि, जल, मिट्टी की भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषताओं में से कोई अवांछनीय परिवर्तन
है। 1986 में पर्यावरण अधिनियम आया। 1981 में वायु अधिनियम आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल का एक बंदरगाह का प्रमाण है? धौलावीरा, कालीबंगा, लोथल या हड़प्पा? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हड़प्पा, सॉरी सी लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने चाय और चीन के व्यापार को ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया था? विनियम अधिनियम 1773, ईस्ट इंडिया अधिनियम 1784, विशेषाधिकार अधिनियम 1813, विशेषाधिकार अधिनियम 1833। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विशेषाधिकार अधिनियम 1833। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, विश्व में किसी देश के प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला कौन है? तो बेनजीर भुट्टो, इंदिरा गांधी, मार्गरेट थैचर या श्रीनिमो भंडार नायक? तो हमारा राइट आंसर होगा श्रीनिमो भंडार नायक। दुनिया की पहली प्रधानमंत्री श्रमो रथ वाले डायस भंडार नायक बनी। वह 1960 में श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में चुनी गई। तो ये हमारे हो गए 70 क्वेश्चन एसएससी जीडी और यूपी पुलिस में इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।